हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिएगा, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने वैदिक साहित्य पूरा पढ़ लिया था। अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे वैदिकोत्तर साहित्य। सो देखिएगा, एक बार मैं आप लोगों को सिनॉप्सिस एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे थे। इसमें से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है उसको मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के तीन स्रोत थे। कौन कौन? साहित्यिक स्रोत था, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों का विवरण था। इसमें से हम लोगों ने आप लोगों को मैंने बताया था कि साहित्यिक स्रोत दो पार्ट में बटा होगा, एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य में। और जिसमें से धार्मिक साहित्य के दो पार्ट होंगे, ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मणेतर साहित्य। और इसमें से भी अगर मैं ब्राह्मण साहित्य की बात करूं, तो जो ब्राह्मण साहित्य है इसके भी दो पार्ट हैं, एक है वैदिक साहित्य और एक है वैदिकोत्तर साहित्य। जिसमें से हम लोगों ने पूरा वैदिक साहित्य पढ़ रखा है, पूरा वैदिक साहित्य हम लोगों ने पढ़ रखा है। यानी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? हम लोगों ने वेद पढ़ रखा है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और क्या पढ़ रखा है? उपनिषद पढ़ रखा है। ठीक है। सो देखिएगा, आज से हम लोग क्या कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? वैदिकोत्तर साहित्य स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें से अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेदांग पढ़ेंगे। आज हम लोग 6 वेदांग पर डिस्कशन करेंगे। बाकी स्मृतियाँ, महाकाव्य, पुराण बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। सो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग इसमें वेदांग पढ़ेंगे। ठीक है। और आप लोगों को ये सिनॉप्सिस बहुत ही क्लियरली एकदम से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य कंप्लीट करेंगे, हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मणेतर साहित्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पुरातात्विक स्रोत, तब जा सॉरी लौकिक साहित्य पढ़ेंगे, तब जाकर हमारा साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही साहित्यिक स्रोत हमारा कंप्लीट होता है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? पुरातात्विक स्रोत। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोत के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। पुरातात्विक स्रोत के कितने पार्ट हैं? 3। एक है अभिलेख, दूसरा है मुद्राएं और तीसरा है स्मारक, मंदिर और मृद भांड और भवन। ठीक। तो पुरातात्विक स्रोत हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभिलेख के अंतर्गत शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख पर बात करेंगे। मुद्राओं में हम लोग प्राचीन या आहत मुद्रा, सामान्य मुद्रा पर बात करेंगे। ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? विदेशी यात्रियों का विवरण देखेंगे, जिसमें से हम लोग किन किन यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, किन किन विदेशी यात्रियों के बारे में जानेंगे। सो देखिएगा, इसमें हम लोग यूनानी यात्रियों के बारे में जानेंगे, चीनी यात्रियों के बारे में जानेंगे, अरबी यात्रियों के बारे में जानेंगे और फारसी यात्रियों के बारे में जानेंगे। तो एक बार ये सिनॉप्सिस आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए, अच्छे से माइंड में सेटअप इसका बैठा होना चाहिए कि हम लोग एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। तब जाकर हम लोगों का ये पहला चैप्टर जो है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सेकंड चैप्टर से चलेंगे प्रागैतिहासिक काल में। ठीक, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, पूछे जाते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक था। तो ये आज हम लोगों का ये 6वां पार्ट होगा प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत का। इसके बाद आप लोगों को 2 या 3 पार्ट और पढ़ ले हैं। तो देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आप लोगों को बहुत ही छोटा बना रहा हूँ, इसलिए इतने पार्ट लग गए। बाकी तो अगर चाहूँ तो एक ही 2 वीडियो में इसे पढ़ा सकता था, लेकिन ये है कि अभी स्टार्टिंग है, तो आप लोग बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही डीपली इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सिनॉप्सिस आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आज से हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग सिनॉप्सिस में देखिएगा, वैदिकोत्तर साहित्य में जो पहला टॉपिक है वो क्या है? वेदांग है। तो हम लोग आज वेदांग पर ही डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वेदांग वेदांग होता क्या है, या वेदांग किसे कहा जाता है। हम लोग सबसे पहले इस बात को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि वेदांग किसे कहते हैं। तो देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में वेदों के मंत्रों के अर्थों को समझने के लिए, किसके? वेदों के मंत्रों के अर्थों को समझने के लिए जिस विषय का विकास किया गया, उसी को क्या कहा गया? वेदांग कहा जाता है, यानी वेदों का अंग कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है कि उत्तर वैदिक काल में वेदों के मंत्रों के अर्थों को, वेदों के मंत्रों के
यानी कि वेद में मंत्र तो लिख लिख दिए गए, लेकिन उसका अर्थ लोगों को जनरली समझ में ही नहीं आ रहा था। तब क्या किया गया, उसके मंत्रों के अर्थों को समझने के लिए जिस विषय का विकास किया गया उसे क्या कहा गया, वेदांग कहा गया। ठीक, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि वेदों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिन विषयों का विकास किया गया उन्हें क्या कहा गया, वेदांग कहा गया। और संपूर्ण वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। तो बस सिंपल है, वेदांग का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे वेदांग एक विषय है। किस प्रकार का विषय है, तब आप कहेंगे वेदों के मंत्रों के अर्थों को समझने के लिए, या आप ये कहेंगे वेदों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिन विषयों का विकास किया गया वही क्या कहलाया, वही वेदांग कहलाया। और संपूर्ण वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 6 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा व्याकरण, यहाँ पर देखिएगा आप लोग व्याकरण, तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। उसमें से पहला जो है वो है क्या है, व्याकरण। तो वेदांग के अंतर्गत पहला जो पार्ट है वो किसका है, व्याकरण का। तो देखिएगा व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप समझिएगा भाषा को वैज्ञानिक रूप देने वाले, किसको, भाषा को वैज्ञानिक रूप देने वाले शास्त्र को ही क्या कहा गया, व्याकरण कहा गया। अगर हम लोग एक लाइन में और बहुत ही सिंपली बोलना चाहें तो व्याकरण किसे कहा गया, तो आप कहेंगे भाषा को वैज्ञानिक रूप देने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहा गया। या अगर हम लोग, ये तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी, अगर हम लोग डिटेल में बताना चाहें तो हम ये कहेंगे कि प्राचीन काल में वेदों में व्याकरण का अभाव था, इसीलिए तो लोग उसके मंत्रों को समझ नहीं पा रहे थे ना। तो वेदों में निहित मंत्रों को क्या किया गया, वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया गया। उसके लिए जिस विषय का विकास किया गया उसे क्या कहा गया, व्याकरण कहा गया। तो बहुत ही सिंपल है, भाषा को वैज्ञानिक रूप देने वाले शास्त्र को क्या कहा गया, व्याकरण कहा गया। और प्राचीन काल में वेदों में व्याकरण का क्या था, अभाव था। फिर हम क्या कहेंगे कि इसीलिए क्या किया गया, वेदों में निहित मंत्रों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिस विषय का विकास किया गया उसे ही क्या कहा गया, व्याकरण कहा गया। बहुत ही सिंपल है। ठीक, तो वेदांगों में पहला पार्ट किसका था, व्याकरण का था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा जो पार्ट है वो किसका है, उसको समझने से पहले यहाँ पर देखिएगा व्याकरण के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट है जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। तो पहले उसको समझ लेते हैं। देखिएगा सर्वप्रथम पाणिनि ने व्याकरण पर अष्टाध्यायी की रचना किया, यानी पाणिनि ने क्या किया, व्याकरण पर एक अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। फिर यह ग्रंथ किस में लिखा गया, यह संस्कृत भाषा और इसकी लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। बस इतना समझना है कि व्याकरण पर महर्षि पाणिनि ने क्या किया था, अष्टाध्यायी की रचना किया था। और वह उनकी भाषा क्या थी, तो आप कहेंगे संस्कृति, और लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। ठीक, सो इतना क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा। अब यहाँ पर इस बात को समझना है कि अष्टाध्यायी किसने लिखा, महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पतंजलि ने क्या किया, अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा, और वही भाष्य क्या कहलाया, महाभाष्य कहलाया। यानी ये भाष्य क्या है, जब अष्टाध्यायी पहले से लिखा गया है तो भाष्य का क्या मतलब है, इसको समझिएगा। जब हम लोगों को पता है जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना किया था तो उसकी जो लैंग्वेज थी थोड़ी कठिन थी, टफ थी। तो महर्षि पतंजलि ने क्या किया, उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। उसी ग्रंथ यानी उसी अष्टाध्यायी को क्या किया, सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। तो किसी ग्रंथ को किसी भी ग्रंथ या किसी भी विषय को साधारण लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही भाष्य कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने क्या किया, उन्होंने सिंपली इतना किया कि उन्होंने जो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था उसी अष्टाध्यायी को क्या किया, सिंपल लैंग्वेज में यानी उस पर भाष्य लिखा, और वही भाष्य क्या कहलाया, महाभाष्य कहलाया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर इस बात को समझ लीजिएगा, जब किसी ग्रंथ की सरल व्याख्या की जाती है तो उसे उस ग्रंथ का क्या कहा जाता है, भाष्य, जो कि मैं आप लोगों को अभी अभी बताया हूँ। ठीक है, सो चलिए आगे हम लोग, जो वेदांग का दूसरा पार्ट है वो है ज्योतिष। वेदांग का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, ज्योतिष। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ज्योतिष शास्त्र को समझते हैं, क्या होता है उसको समझते हैं। वन बाय वन करके देख रहे हैं हम लोग, समझिएगा। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में ग्रह और नक्षत्रों, ज्योतिष वालों का काम ही यही होता है, ग्रह और नक्षत्रों को देखकर वो क्या करते हैं, भविष्य बताते हैं। ज्योतिषी का यही काम होता है कि वो क्या करते हैं, ग्रह और नक्षत्रों की दिशा को देखकर हम लोगों का भविष्य बताते हैं।
तो देखिएगा, ग्रह और नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने के लिए जिस कला या विज्ञान का विकास हुआ वही क्या कहलाया, ज्योतिष कहलाया। बस सिंपल है, ये तो हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि ग्रह और नक्षत्रों को देखकर जो भविष्य बताए उसे ज्योतिष कहा जाता है। ठीक है, तो ज्योतिष पर लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था, तो आप कहेंगे वेदांग ज्योतिष। ज्योतिष पर लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है, तो आप कहेंगे वेदांग ज्योतिष। और उसके रचनाकार कौन थे, तो लगध मुनि थे। उसके रचनाकार कौन थे, लगध मुनि थे। ज्योतिष का विकास किस काल में हुआ, तो आप कहेंगे गुप्त काल में हुआ। ज्योतिष का विकास यानी ज्योतिष शास्त्र का विकास किस काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ। क्योंकि उसी समय क्या थे, आर्यभट्ट, वराह मिहिर और ब्रह्मपुत्र जैसे ज्योतिषाचार्य थे। यानी गुप्त काल में किस आर्यभट्ट, वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे क्या थे, ज्योतिषाचार्य थे। सिंपल है। तो ज्योतिष में हम लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि ग्रह और नक्षत्रों को देखकर जो भविष्य बताए उस विज्ञान को हम कहेंगे ज्योतिष। और ज्योतिष पर जो पहली पुस्तक लिखी गई, पहली पुस्तक का नाम क्या था, तो आप कहेंगे वेदांग ज्योतिष था। और उसके रचनाकार कौन थे, लगध मुनि थे। ज्योतिष का विकास किस काल में हुआ, तो आप कहेंगे गुप्त काल में हुआ। और उसी समय कौन थे, आर्यभट्ट, वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे ज्योतिषाचार्य उसी समय यानी गुप्त काल में थे। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, निरुक्त। वेदांगों की संख्या 6, हम लोग थर्ड पर पहुंचे हैं, निरुक्त। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, वह विषय जो शब्दों की उत्पत्ति करे। यहाँ पर समझिएगा, वह विषय जो शब्दों की उत्पत्ति करे और उन शब्दों का विभिन्न भाषाओं में प्रयोग को निर्धारित करे, उससे क्या कहा जाता है, निरुक्त कहा जाता है। जैसे इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे इस समय आम का सीजन है, ठीक है। तो आम एक शब्द हुआ, आम एक वस्तु है जिसको हमने मतलब देखा और उसका नाम क्या रखा, आम रखा। ठीक है, वह विषय जो शब्दों की उत्पत्ति करे और उन शब्दों का विभिन्न भाषाओं में, तो एक शब्द हुआ आम, अब इसका विभिन्न भाषाओं में, जैसे संस्कृत में कहना हुआ आम्रम, ठीक है, इंग्लिश में कहना हुआ मैंगो। तो विभिन्न भाषाओं में प्रयोग को क्या करे, निर्धारित करे, उसे क्या कहा जाता है, निरुक्त कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल में हम लोग बचपन से भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित यहाँ पर नहीं, लेकिन संस्कृत, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एक ही शब्द को 3 तरीके से बोलना सीखते हैं। हालांकि उर्दू में, फारसी में, ठीक है, और बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। तो वह विषय जो शब्दों की उत्पत्ति करे और उन शब्दों का क्या करे, विभिन्न भाषाओं में प्रयोग को निर्धारित करे, वही क्या कहलाता है, निरुक्त कहलाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, भाषा विज्ञान ही निरुक्त के नाम से जाना जाता है। कौन सा विज्ञान, तो आप कहेंगे भाषा विज्ञान। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा विज्ञान निरुक्त के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे भाषा विज्ञान निरुक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यास्क नामक मुनि ने भाषा विज्ञान पर सर्वप्रथम निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना किया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा विज्ञान पर सर्वप्रथम निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना किसने किया, तो आप कहेंगे यास्क नामक मुनि ने किया था। ठीक है, यास्क नामक मुनि ने भाषा विज्ञान पर सर्वप्रथम निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना किया। यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत ही इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा। सो देखिएगा, यहाँ पर अब वेदों में मंत्र तो लिख उठा, लेकिन उसको भाई हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को बताने के लिए शिक्षा यानी शिक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो देखिएगा, वेदों में निहित मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हेतु क्या किया गया, शिक्षा का विकास किया गया। भाई अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं है तो वेदों में निहित मंत्रों को पढ़ ही कहाँ पाएंगे। और मान लीजिएगा आपने थोड़ा बहुत पढ़ना भी जाना है तो वही तुतलाकर, मतलब टूटी फूटी लैंग्वेज में आप बोल पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि वेदों में निहित मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए ही क्या किया गया, शिक्षा का विकास किया गया। और वर्तमान में शिक्षा जो है वो मानव के महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्या है, एक साधन है। इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा, वर्तमान में शिक्षा क्या है, तो वर्तमान में शिक्षा मानव के महत्वाकांक्षी योजनाओं का एक साधन है। और शिक्षा पर सर्वप्रथम गायलम नामक ऋषि थे, गायलम ने क्या किया, वामज्य नामक ग्रंथ की रचना किया। शिक्षा पर सर्वप्रथम गायलम ने वामज्य नामक ग्रंथ की रचना किया। ठीक है,
तो यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा समझना है और क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का 5th पॉइंट क्या होगा उसको समझते हैं। चलिए देखिएगा, 5th पॉइंट, 4th हो गया शिक्षा, 5th हो गया छंद। तो चलिए छंद टॉपिक देखते हैं। देखिएगा, वेदों में निहित लय और गति को समझने के लिए छंद का काम ही यही है। तो देखिएगा, वेदों में निहित लय और गति को समझने के लिए जिस विषय का विकास हुआ उसे क्या कहा जाता है, छंद कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। वेदों में निहित लय और गति को समझने के लिए जिस विषय का विकास हुआ उसे क्या कहा गया, छंद कहा गया। पिंगल मुनि ने छंद पर छंद शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किया। तो पिंगल मुनि ने क्या किया, छंद पर, छंदों पर पिंगल मुनि ने क्या किया, छंद शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किया। और गायत्री, तिष्टूप एवं वृहति जैसे छंदों का क्या किया, उन्होंने विकास किया। गायत्री, तिष्टूप एवं वृहति जैसे छंदों का उन्होंने क्या किया, विकास किया। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझना है छंद में। तो 5th पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग 6th पॉइंट पर चलते हैं, कल्प सूत्र। यहाँ पर समझिएगा, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र में सामाजिक और धार्मिक विषयों का उल्लेख किया गया है। और आपसे पूछा जाए कल्प सूत्र में किन विषयों का उल्लेख किया गया, तो आपका पहला काम होगा कल्प सूत्र में सामाजिक और धार्मिक विषयों का उल्लेख किया गया ऐसा बताना है। और डॉक्टर राम गोपाल ने कल्प सूत्र पर सर्वप्रथम, डॉक्टर राम गोपाल ने कल्प सूत्र पर सर्वप्रथम कल्प सूत्र का भारत, कल्प सूत्र का भारत नामक क्या किया, ग्रंथ लिखा। किसने लिखा, डॉक्टर राम गोपाल ने। देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ कहानी की तरह इसको समझना है और याद कर लेना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों को अगर आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत थोड़ा सा शायद, मतलब अभी अगर जो बच्चे नए होंगे तो उनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा पढ़ने में कि वेद पुराण भी पढ़ना रहता है, जबकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। बस 2-3 दिन की और क्लास है, इसके बाद से हम लोग प्रागैतिहासिक कल स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वही पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़िए जिसमें इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पर इस बात को माइंड में अच्छे से रखिएगा, जहाँ हमें इंटरेस्ट आता है वहाँ नहीं, जहाँ हमें नहीं इंटरेस्ट आता है वहाँ फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से अक्सर पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर कोई टॉपिक हमें अच्छा लग रहा है, हमें वो टॉपिक पहले से ही क्लियर है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लेकिन और हम आगे बढ़ जाएंगे, उस टॉपिक पर हार्ड वर्क करेंगे जहां हमारी पकड़ कमज़ोर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई वनडे एग्जाम हो तो वो तो आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल हो, वो तो आप लोग आराम से निकाल सको। मैं आप लोगों को IAS PCS के प्री लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप लोग वहाँ तक की भी पकड़, अगर आप आगे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, और अगर आप वनडे एग्जाम तक ही रहना चाहते हैं तो उसमें भी ये नुकसान नहीं करेगा। हालांकि वहाँ वनडे एग्जाम के लिए इतना डिटेल नहीं पढ़ना रहता है, फिर भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो नुकसान नहीं करेगा। हो सकता है आप आगे UPSC की तैयारी करना चाहें। तो ये क्या है, आप लोगों को एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो मस्ट है। हो सकता है आप लोग 1-2 बार पढ़ें, याद करें, भूल जाएं, तो भूलना तो स्वाभाविक है। आप लोग 1-2 बार वीडियो लगातार देखिए, याद करिए, दिन भर रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो क्यों नहीं याद होगा, हार्ड वर्क करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। सो चलिएगा, हम लोग कल्प सूत्र पढ़ रहे थे। देखिएगा, आप लोगों को बताया गया कि डॉक्टर राम गोपाल ने कल्प सूत्र पर सर्वप्रथम क्या किया, कल्प सूत्र का भारत नामक ग्रंथ लिखा। और कल्प सूत्र जो है वो 3 खंडों में विभाजित है। कल्प सूत्र कितने खंडों में विभाजित है, 3 खंडों में विभाजित है। और हम लोग उन 3 खंडों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहला जो खंड है वो है स्रोत सूत्र। नाम क्या है इसका, स्रोत सूत्र। पहले खंड का नाम है, कल्प सूत्र के पहले खंड का क्या नाम है, स्रोत सूत्र नाम है, ठीक है। सो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिएगा, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए जिस क्रिया विधि का प्रयोग जिन पुस्तकों में किया गया उन्हें ही क्या कहा गया, स्रोत सूत्र कहा गया। यानी उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए जिस क्रिया विधि का प्रयोग जिस पुस्तक में किया गया वही क्या कहलाया, स्रोत सूत्र कहलाया। सिंपल है,
सिंपल है ना, स्रोत सूत्र किसे कहा गया। उसके बाद देखिएगा स्रोत सूत्र के अंतर्गत एक सूत्र आता है शुल्ब सूत्र। स्रोत सूत्र के अंतर्गत एक सूत्र आता है जिसका नाम क्या है, शुल्ब सूत्र। और शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। शुल्ब सूत्र क्या है, वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इससे क्या हुआ, भारतीय रेखा गणित का जन्म हुआ। तो यहाँ पर हम लोग बचपन में छोटी क्लास 6, 7, 8 में रेखा गणित पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो इस रेखा गणित का जन्म कहाँ से हुआ, तो आप कहेंगे स्रोत सूत्र के अंतर्गत एक सूत्र आता है शुल्ब सूत्र। और शुल्ब सूत्र जो है वो वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसी से क्या हुआ, भारतीय रेखा गणित का जन्म हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है गृह सूत्र। अभी आपको बताया गया कि कल्प सूत्र में हम लोगों को 3 पार्ट हैं उसके। एक अभी जो हम लोगों ने पढ़ा स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र। तो गृह सूत्र में क्या है, मनुष्य के समस्त लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन, बस इतना ही है। गृह सूत्र में क्या है, तो आप कहेंगे मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन करने के लिए वाले साहित्य का नाम ही क्या पढ़ा, गृह सूत्र पढ़ा। बस सिंपल है, मनुष्य के समस्त लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन करने वाले साहित्य को क्या कहा गया, गृह सूत्र कहा गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। थर्ड है धर्म सूत्र। अब ये धर्म सूत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से देखिएगा इस ग्रंथ में सामाजिक स्थितियों का उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्र में क्या किया गया है, इस ग्रंथ में सामाजिक स्थितियों का उल्लेख किया गया है। जैसे वर्ण व्यवस्था हो गया, और क्या हो गया, उसके कर्तव्य हो गया, वर्ण व्यवस्था और उसके कर्तव्य हो गया, 4 पुरुषार्थ हो गए। यहाँ पर देखिएगा धर्म सूत्र के अंतर्गत क्या क्या है, इस ग्रंथ में सामाजिक स्थितियों का उल्लेख किया गया, एक तो ये हो गया। और एग्जाम्पल में अगर आपने बताना है तो आप क्या कहेंगे, वर्ण व्यवस्था और उसके कर्तव्य हो गए। और दूसरा एग्जाम्पल आप कहेंगे 4 पुरुषार्थ, और 4 पुरुषार्थ कौन है, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया और मोक्ष हो गया। इसके बाद क्या है, 16 संस्कार। अब आप 16 संस्कार पढ़ लीजिएगा, मुंडन कौन है, ठीक है, गर्भाधान कौन है, सारे संस्कार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें से सबसे प्रसिद्ध है 11वां संस्कार, जिसका नाम क्या है, उपनयन संस्कार। सो देखिएगा अगर आप चाहें तो 16 संस्कार के बारे में इंटरनेट यानी गूगल कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को डिटेल में पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोगों को बहुत डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि धर्म सूत्र के अंतर्गत 4 पुरुषार्थ, 16 संस्कार और वर्ण व्यवस्था और उसके कर्तव्य आते हैं, क्योंकि धर्म सूत्र में क्या किया गया है, सामाजिक स्थितियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था और उसके कर्तव्य देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा वर्ण व्यवस्था, जैसे वर्ण व्यवस्था में पता है 4 वर्ण थे उस समय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण थे। उन 4 वर्णों के कर्तव्य क्या थे, ये धर्म सूत्र के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसको समझते हैं। देखिएगा जैसे पहला वर्ण है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का काम क्या था, ज्ञान को अर्जित करना। फिर उन्होंने ज्ञान को क्या किया, पहले अर्जित किया और फिर क्या किया, ज्ञान प्रदान किया। और उनका काम था मंत्रों का उच्चारण करना। इतना काम किसका था, ब्राह्मण का था। यानी वो पहले ज्ञान को अर्जित करेंगे, फिर ज्ञान को बांटेंगे और मंत्रों का उच्चारण करेंगे। लेकिन क्षत्रिय का काम क्या था, तो आप देखिएगा क्षत्रिय का काम था राज्य की सुरक्षा करना और राजनयन करना। राज्य की सुरक्षा करना, राजनयन करना, ठीक है, ये क्षत्रिय का काम था। उसके बाद देखिएगा वैश्य, वैश्य का काम क्या था, वार्ता यानी व्यापार करना और कृषि करना। तो व्यापार और कृषि करना किसका काम था, वैश्य का काम था। जबकि शूद्रों का क्या काम था, उपरोक्त वर्णों की सेवा करना। यानी ये जो शूद्र है, शूद्र क्या करता है, शूद्र क्या करता था, वैश्य हो गया, चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो, इन तीनों की वो क्या करता था, सेवा करता था। यही शूद्र का काम था। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा वेदांगों की तुलना मानव के अंगों से, वेदांगों की तुलना मानव के अंगों से किया गया। जैसे व्याकरण, यहाँ पर देखिएगा व्याकरण, अभी हम लोगों ने वेदांग में देखा था कि वेदांग के 6 पार्ट थे। पहला था व्याकरण, दूसरा था ज्योतिष, तीसरा निरुक्त, चौथा शिक्षा, 5वां छंद और छठा क्या था, कल्प सूत्र। और हमने इन 6 को डिटेल में पढ़ भी लिया था। अब देखिएगा इन 6 जो वेदांग के पार्ट थे, इनकी तुलना मानव के अंग से की गई थी।
उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे व्याकरण की तुलना किससे की गई? मुख से। ज्योतिष की तुलना आँख से। निरुक्त की तुलना कान से। और शिक्षा की तुलना किससे की गई? नाक से। छंद की तुलना पैर से। और कल्प सूत्र की तुलना हाथ से की गई। यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया व्याकरण की तुलना मानव के किस अंग से की गई है? मुख, आँख, कान, नाक। 4 ऑप्शन दिया, तो आप अगर पढ़े हुए हैं तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का वेदांग का जो ये वाला टॉपिक था कंप्लीट होता है। मतलब वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज रहेगा। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।